विश्व विजेता देश लौट आए हैं। सुबह से एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। मन खुश है, गर्व महसूस कर रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में आज फिर आपसे जुड़ी खबरें दिखाऊंगा। देश की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश की बड़ी खबर और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर जो सीधे आपसे जुड़ी हो और आपके मुद्दे की हो। चलिए तो अब आपको बता देता हूं कि आज कौन कौन सी खबर दिखाने वाला हूं। पहली खबर, देश के विश्व विजेता दुनिया में परचम लहराकर देश लौट आए हैं। भारत लौटने पर कितना भव्य स्वागत हुआ है, कितना प्यार मिल रहा है, एक एक तस्वीर दिखाऊंगा। पूरा मरीन ड्राइव मुंबई का खचाखच भरा है, एक एक तस्वीर दिखाऊंगा। दूसरी खबर कहां की है, हाथरस हादसे में आज क्या अपडेट है। 121 लोगों की जान जाने के बाद आज पुलिस ने क्या कुछ कहा है यह बताऊंगा। पुलिस ने क्या जानकारी दी है सब बताएंगे। तीसरी खबर, बाबा बागेश्वर का आज जन्मदिन है। कल मेरे सहयोगी वहां गए थे, बाबा ने भक्तों से अपील की थी घर में रहिए, धाम मत आइए, बहुत भीड़ है। आज क्या हाल है, आज जब जन्मदिन मना रहे थे तो क्या स्थिति थी, खचाखच भीड़ थी, लाखों की भीड़ थी, या फिर बाबा की बात और विस्तार न्यूज का जो विश्लेषण था उसका असर हुआ था, ये सब कुछ आपको बताएंगे। आज फिर मेरे सहयोगी वहां पहुंचे हैं। चौथी खबर, देश में कैसे बारिश ने तबाही मचा दी है, एक एक तस्वीर दिखाऊंगा। और कैसे बारिश ने बिहार में भ्रष्टाचारियों की पोल खोल दी है, बात उसकी भी करेंगे। ढहढहा के हर दिन पुल गिर रहे हैं, कैसे भाई। पांचवी खबर, मध्य प्रदेश में बारिश से स्कूलों की डराने वाली तस्वीर सामने आ रही है, बात उसकी भी करेंगे। स्कूल जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं वहां क्या स्थिति है, पानी इतना भर गया है, खबर देखेंगे, आगे आपको सब कुछ बताऊंगा। छठवीं खबर में मध्य प्रदेश से आए दो वीडियो दिखाएंगे, कैसे समाज में लोग खुद पुलिस और जज बनकर सजा दे रहे हैं, वो भी तालिबानी सजा, यह भी दिखाऊंगा। सातवीं खबर में बात छत्तीसगढ़ में हुई हैवानियत की करेंगे। सातवीं खबर में बात करेंगे, आज दिखाएंगे कैसे रिश्तों का कत्ल हो रहा है, दिखाएंगे कि कैसे छोटे छोटे मासूम बच्चों को, बने रहिएगा, बहुत दर्दनाक खबर। चलिए तो अब खबर नहीं, इमोशन की बात करूंगा। आज पूरा भारत अब विश्व विजेता टीम पहुंची है। आज कहां, भारत। बस इस तस्वीर से सुकून मानिए, तसल्ली मानिए, मैं फील कर रहा हूं, आप भी फील कीजिए। बहुत गौरव वाला दिन है। पूरे अमेरिका और वेस्टइंडीज में परचम लहराकर क्रिकेट टीम वर्ल्ड चैंपियन का खिताब लेकर भारत लौट आई है। बहुत सुंदर तस्वीर आई है, बहुत शानदार तस्वीर आई है, बहुत उम्दा तस्वीर है। जब इंडिया की टीम आई तो सीधा मौर्या होटल गई, वहीं रुके। होटल प्रबंधन से लेकर लोगों में वही उत्साह था, वही रौनक, सब कुछ दिखाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करता हूं। तस्वीर तो अब चर्चा का विषय बनी है जब टीम इंडिया की बस लोक कल्याण मार्ग पहुंची। रोहित शर्मा, विराट कोहली, रवींद्र जडेजा, यशस्वी जायसवाल सब खुश थे। जब प्रधानमंत्री से मिले तो अलग ही अंदाज में मिले, अलग ही अंदाज था, यह भी दिखाऊंगा आपको। देखिए ना तस्वीर, प्रधानमंत्री गदगद हैं, कैसे राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा पीएम को वर्ल्ड कप सौंप रहे हैं। दिल भर गया ये तस्वीर देखकर। पीछे जय शाह भी नजर आ रहे हैं, रोहित शर्मा के बगल में विराट कोहली हैं, सबके चेहरे पर मुस्कान है, सुकून की स्माइल है कि इस बार खाली हाथ नहीं लौटे हैं, इस बार हाथ में वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप। प्रधानमंत्री भी बहुत खुश थे। 13 साल के बाद विश्व कप ट्रॉफी घर आई थी। जब खिलाड़ियों से मिले तो दिल खोल कर मिले, सबके साथ बैठे, खूब बात किए, जी भर के बात किए। मस्ती मजाक एक्सपीरियंस कैसा रहा, सब पर बात हुई। और प्रधानमंत्री खिलाड़ियों से मिल रहे थे, बात कर रहे थे। अब जरा ये तस्वीर भी देख लीजिए, दो तस्वीर है। 19 नवंबर 2023 की और 4 जुलाई 2024 की तस्वीर है। बॉडी लैंग्वेज देखिए, एक वर्ल्ड कप में हार की है और दूसरी जीत की है। जीत का स्वाद क्या होता है, यही तस्वीर देख के समझ जाइए। हम तो यही चाहेंगे कि 19 नवंबर वाली तस्वीर भूल जाइए और आज की जो तस्वीर है ना, उसको दिल दिमाग पर छाप लीजिए, क्योंकि आज की जो तस्वीर है वो सुकून देने वाली है। दिल वालों के शहर दिल्ली से निकलकर रोहित शर्मा माया नगरी पहुंचते हैं। क्या जोश था, क्या जुनून था लोगों में, सब देख लीजिए। दिखाइए भाई किस तरह से लोग स्वागत कर रहे हैं। बहुत बड़ा ये था, गैप था, 13 साल का हम लोग को वेट था
और 13 साल बाद ये कप फिर से हम लोग के पास आया है, तो बहुत खुश है हम लोग, बहुत खुश है। तो आप गर्दी से ही देख सकते हो कितनी गर्दी हो चुकी है यहाँ पर, और जैसे कि आप हमें भी देख सकते हो, हम लोग इतना उत्साहित है, टीम इंडिया यहाँ पर आने वाली है, उन लोग को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है हम लोग। मुंबई में बारिश हो रही थी। एयरपोर्ट से लेकर मरीन ड्राइव और वानखेड़े तक पूरे सुरक्षा एजेंसी तैनात थे। पूरे सुरक्षा के जवान वहां तैनात थे। लोगों का जन सैलाब देख लीजिए, क्या बारिश क्या तूफान। लोग अपने हीरो को देखने सड़क पर उतर गए थे। जो मरीन ड्राइव गाड़ियों से खचाखच भरा रहता था, वहां सिर्फ क्रिकेट के फैंस थे, क्रिकेट के प्रेमी थे, अपने हीरो को देखने के लिए। शाम हुई तो रोहित की सेना वर्ल्ड कप लिए गाड़ी में निकली। तस्वीर देख लीजिए, हर किसी को ऐसी तस्वीर देखने नहीं मिलती है। देख लीजिए, विराट, रोहित, बुमराह सब देखने के लिए मिलेंगे। देखिए जश्न की तस्वीर, जश्न की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये अभी की तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको, ये लाइव तस्वीर है। 2007 में जब धोनी की कप्तानी में साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप जीते थे, तो ऐसा ही परेड मुंबई में हुआ था। ऐसा ही बहुत भावुक कर देने वाला टाइम है ये, क्योंकि देश को बहुत बड़ी खुशी दी है। इस तस्वीर को पूरी टीम के साथ पूरा देश याद रखेगा। एक बार फुल फ्रेम कर दीजिए, दिखाइए, ये लाइव तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको कि मुंबई में ये देखिए, एक एक खिलाड़ी जो है, एक एक खिलाड़ी खड़े हैं। सामने आपको हार्दिक पांड्या दिखाई दे रहे हैं और म्यूजिक बज रहा है। राजीव शुक्ला आगे आपको दिखाई दे रहे हैं, विराट कोहली दिखाई दे रहे हैं, और लोग, भीड़ है, फैंस हैं जो बार बार इन हीरो को देखना चाहते हैं। देखिए कैसे हाथ हिलाकर अपने खिलाड़ियों को सोच रहे हैं कि कोई तो एक बार देख ले कोई खिलाड़ी और कह दे कि हाँ मैं आपको देख रहा हूं। इसी उत्साह और इसी उम्मीद के साथ हर कोई उनको एक बार देख लेना चाहता है। ये स्वागत है देश में वर्ल्ड कप के हीरो का। तो चलिए आपको मैंने दिखा दिया, ये आज की बहुत अच्छी तस्वीर थी। आज विश्व विजेता टीम भारत लौट आई है। किस तरह से प्यार मिलता है जब आप देश के लिए इतना बड़ा कप लेकर आते हैं, ये सब कुछ आपको दिखा रहा था। लेकिन अगली खबर क्या है? अगली खबर है 121 मौत, बाबा फरार, वकील तैयार। 121 मौतें हुई हैं, 121 जान अगर गई है तो कैसे एक दो दिन में खबर को खत्म कर दूं, उसके तह तक जाना जरूरी है। आज हाथरस में क्या अपडेट है? 121 मौत हुई है हाथरस में। जिस भोले बाबा के प्रवचन में ये भगदड़ मची, वो आज भी फरार है। आज भी पुलिस अलग अलग ठिकाने पर छापेमारी कर रही है, लेकिन वो पुलिस की पहुंच से बहुत दूर है। हाथरस हादसे में पूछताछ के बाद 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई, जिनमें सत्संग आयोजन समिति से जुड़े 4 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। एफआईआर में आरोपी नंबर 1 मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर अभी भी फरार हैं। पुलिस ने मुख्य आयोजक पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा है, 1 लाख का। सोचिए, ये सब जो गिरफ्तार हुए हैं, बस एक ही बात कह रहे हैं, चरण रज के लिए भगदड़ मची, मतलब बाबा के पैर की धूल के लिए भगदड़ मची। बताइए जमाना कहां से कहां चला गया है। मैं किसी की आस्था पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन बस इतना ही तो कह रहा हूं कि ख्याल रखिए, विश्वास कीजिए, अंधविश्वास नहीं, अंधविश्वास बिल्कुल नहीं। हाथरस हादसे के बाद से कई सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं। बाबा के सेवादार कह रहे थे जब ये हादसा हुआ तो बाबा वहां से निकल चुके थे, लेकिन ये वीडियो देखिए, दिखाइए भाई वीडियो। पीछे लोग निकल रहे थे और बाबा अपने काफिले के साथ आगे बढ़ रहा था। सड़क के किनारे पुलिस भी खड़ी नजर आ रही है। वीडियो देखिए। इसलिए पहले दिन से कह रहा हूं, इस नरसंहार का सबसे बड़ा जिम्मेदार भोले बाबा खुद ही वो बाबा है जो 3 दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अरे डर नहीं है तो आओ बात करो भाई, क्यों भाग रहे हो, क्यों फरार हो? अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं बाबा, लेकिन बचाव के लिए वकील तैयार हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह अब हाथरस कांड में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा की तरफ से केस लड़ेंगे। एपी सिंह वही वकील हैं जिन्होंने निर्भया के दोषियों की भी पैरवी की थी। 4 साल पहले हाथरस में हुए रेप के मामले के आरोपियों के वकील भी एपी सिंह ही थे। एपी सिंह का नाम कुछ सालों से चर्चा में बना हुआ है। उन्होंने बीते कुछ सालों में कई हाई प्रोफाइल केस में आरोपियों की तरफ से केस लड़े। हाथरस हादसे में न्यायिक जांच के लिए टीम बना दी गई है। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज ब्रजेश कुमार इस आयोग के अध्यक्ष हैं। रिटायर्ड आईएएस हेमंत राव इस न्यायिक जांच कमेटी के सदस्य हैं।
इसके साथ ही रिटायर्ड आईएएस भावेश कुमार भी इस कमेटी के सदस्य हैं। जांच तो चलती रहेगी, लेकिन सवाल यही है 121 मौतों का। सवाल यह है कि 121 मौतों का जिम्मेदार कौन है, वो कब गिरफ्तार होगा। एक बाबा ये हैं जिसने लाखों की भीड़ बुला ली और 121 लोगों को मार डाला। उधर बागेश्वर बाबा का जन्मदिन है। भक्त इतनी बड़ी संख्या में पहुंचने लगे थे कि बाबा परेशान हो गए। बाबा ने अपील की और कल विस्तार न्यूज़ ने भी बाबा से बात की। तो आज क्या हालात है, अब बात उसकी कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगली खबर क्या है, कल चूंकि मैं बता रहा था इसलिए अगली खबर ये है कि हैप्पी बर्थडे टू यू बागेश्वर वाले बाबा जी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जन्मदिन की शुभकामनाएं। अब जन्मदिन है तो विश तो करना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है ट्रोल हो जाऊं, क्योंकि बाबा और ज्ञानेंद्र तिवारी का तगड़ा कनेक्शन है। बहुत वायरल है बाबा और ज्ञानेंद्र तिवारी साथ में, इसलिए कह रहा हूं कि विश करने पर भी बवाल हो सकता है। अब कहेंगे बाबा का जन्मदिन भी कोई खबर है क्या, लेकिन बाबा के जन्मदिन पर खबर क्या है वो जान लीजिए। और ये खबर आपके लिए क्यों जरूरी है ये भी दिखाऊंगा, सब कुछ आपको दिखाऊंगा। बाबा के जन्मदिन पर भक्त लाखों की संख्या में छतरपुर में बाबा के धाम पहुंचने लगे थे। इतनी भीड़ की व्यवस्था बिगड़ गई थी। कल भी हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कैसे लाखों की संख्या में भीड़ पहुंची थी, लेकिन आज क्या हुआ, आज भीड़ कितनी थी, कितने लोग पहुंचे थे। मेरा रिपोर्टर वहां फिर पहुंचा है। बाबा ने अपील की, कहा घर से जन्मदिन मनाइए। विस्तार न्यूज़ को भी आपकी चिंता है इसलिए तस्वीर दिखाई थी। कल भी हमारे सहयोगी सुबोध त्रिपाठी ने रिपोर्ट दिखाई, बाबा से बात किया। और आप अब आज इस खबर का क्या असर हुआ ये भी देख लीजिए। दिखाइए सुबोध, आज भी वहां पहुंचे, दिखाइए रिपोर्ट। हाथरस की घटना को देखते हुए उन्होंने ये अपील की थी और अपील के बाद असर भी उसका दिख रहा है। आज बागेश्वर धाम पर श्रद्धालुओं में कमी है। ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जहां पर ये दरबार लगता है, ये वो हॉल है और यहाँ पर जो आज है यहाँ पर संख्या जो है कम नजर आ रही है, क्योंकि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जिस तरह की अपील की थी उसका असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज अपने जन्म दिवस पर बहुत ज्यादा भीड़ ना हो जाए, क्योंकि भारत के हर कोनों से लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने ये आह्वान किया कि लोग अपने घर पे ही बैठ के हनुमान जी का पूजा करें और मेरा जो पूजन है वो जन्म दिवस है वो अपने घर पर बैठ के पूजन ध्यान करके मनाया जाए। अगर वो आह्वान नहीं करते वो घर पर जन्मदिन मनाने के लिए, तो अभी यहाँ पर 10 लाख से ज्यादा अधिक लोग आते। अगर बाबा ने अपील नहीं की होती और विस्तार न्यूज़ ने खबर नहीं दिखाई होती तो यहाँ 10 लाख की भीड़ होती, ऐसा भक्त कह रहे हैं। इसलिए कहता हूं अगर आपके हित की खबर होगी तो दिखाएंगे ना भाई, कहेंगे ना कि बहुत भीड़ है मत जाइए, परेशान हो जाएंगे। बस इसलिए कल भी अपने सहयोगी को भेजा कि वो आपको हाल बताएं। और आज भी विस्तार न्यूज़ की टीम बागेश्वर धाम पहुंची और तसल्ली है कि उधर बाबा ने अपील की, इधर हम लगातार इस खबर को दिखाते रहे, इसलिए थोड़ी राहत है, भीड़ नहीं पहुंची। 2 दिन पहले तक जिस आश्रम में पैर रखने की जगह नहीं थी वहां आज लोग बेफिक्र होकर आराम से घूम रहे हैं, क्योंकि बाबा ने अपील की और विस्तार न्यूज़ ने भीड़ की डरावनी तस्वीर आप लोगों को दिखाई। इसलिए कह रहा हूं बाबा का जन्मदिन दिखाना जरूरी है, क्योंकि वो आपकी खबर है, आपसे जुड़ी खबर है। कल विस्तार न्यूज़ ने भी अपील की थी और आपने अपील मान ली, इसलिए आज आपको भी धन्यवाद कह रहा हूं, जनता जनार्दन को प्रणाम कर रहा हूं। बागेश्वर धाम में भीड़ को लेकर चिंतित था, लेकिन आज जन्मदिन अच्छे से बीत गया, कोई दिक्कत नहीं हुई तो थोड़ा सुकून है। लेकिन कल विदिशा की भी एक खबर दिखाई थी। किसकी खबर थी? पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में कैसे लोग कीचड़ में बैठे थे, कैसे कीचड़ से सने थे, आपको बताया था ना। सवाल पूछा था कि भैया क्यों बैठे, सवाल इस पर भी उठे थे। विदिशा में कथा पंडाल में कुछ बदला कि नहीं, ये पता लगाने हमारे सहयोगी सूरज तिवारी आज विदिशा पहुंचे हैं। ये रिपोर्ट देख लीजिए सूरज तिवारी की। ऐसा नहीं है कि कल मैंने खबर दिखाई, हाथरस वाली खबर पुरानी हो रही है तो तिवारी जी अब आप अपनी जिम्मेदारी पूरी हो गई है, बस अब कोई लेना देना नहीं। आज क्या स्थिति है विदिशा में प्रदीप मिश्रा के पंडाल में, ये दिखाइए। सूरज तिवारी की एक गंभीर पड़ताल करने वाली रिपोर्ट दिखाइए। विदिशा की ये भीड़ आप देखिए, जहां पर पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा चल रही है। जहां से मैं तस्वीर दिखा रहा हूं इससे 2 किलोमीटर आगे आप जाएंगे तो वहां पर पंडाल लगा है और वहीं पर कथा हो रही है। कथा का समापन हुआ है और जो भीड़ निकल रही है वो आप किस तरह से निकल रही है वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा।
ये तस्वीरें देखिए किस तरह से, ये एक लोडिंग वाहन होते हैं, ऐसे वाहन में किस तरह से लोग भर भर के जा रहे हैं। तो दूर दूर तक जहां तक नजर जाएगी एक बड़ा सा पंडाल नजर आएगा, लगभग 200 फीट लंबा, लगभग 200 फीट लंबा ये पंडाल नजर आएगा। और यहाँ पर भक्तों की जो भीड़ है, भारी भीड़ नजर आएगी। कीचड़ है, कीचड़ क्यों है? बारिश हो रही है लगातार, बारिश होने के कारण, क्योंकि ये तंबू लगे हैं, तंबू कहीं ना कहीं से लीक हो रहे होंगे। ये तस्वीरें देखिए, पंडाल के अंदर की तस्वीरें हैं। कथा खत्म हो चुकी है, कथा खत्म हो चुकी है, बावजूद उसकी इतनी भीड़ है। सोचिए जब कथा चलती होगी तब यहाँ पर कितनी भीड़ रहती होगी। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पर पानी भरा हुआ है, लोग इसी को पार करके उस पार जा रहे हैं। कल बागेश्वर वाले बाबा से बात हुई थी, सीधे पूछा था भीड़ आ गई तो पहले अपने सोशल मीडिया में और फिर हमारे सहयोगी से बात की थी। और क्या प्रदीप मिश्रा से विस्तार न्यूज़ नहीं पूछेगा? इस भ्रम में मत रहिएगा। प्रदीप मिश्रा से भी सवाल हुआ है, पंडाल में कैसी व्यवस्था ये तो दिखा दी, लेकिन इस कथा में पहुंचे लोगों से जब विस्तार न्यूज़ ने बदहाली पर सवाल पूछे तो सुनिए क्या कह रहे हैं लोग। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा से भी बात की है, सीधे मुद्दे की बात में वो सब कुछ दिखाऊंगा जो आप जानना चाहते हैं। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं पहले ये सुनाइए, फिर सुनाऊंगा कि पंडित प्रदीप मिश्रा क्या कह रहे हैं। सुनाइए पहले लोग क्या कह रहे हैं। भगवान सही है तो कोई परेशानी नहीं है, सब सही है। कोई परेशानी खावे पीवे की कुछ भी परेशानी नहीं है। पंडाल में सब कुछ आ रहा, उधर वो लगा टेंट, वो भोजन। पहले दिन व्यवस्था नहीं वैसी है कि पानी भरेगा, अब तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बढ़िया व्यवस्था तो बढ़िया, मुरम भी डर गई है अभी। जो पानी भर गया था तो नाली निकाल दी बगल से। सब सही, सब बढ़िया। कथा सुनने वाले, आस्था रखने वाले पंडित बाबाओं को ही ईश्वर मान लेते हैं और इसलिए कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, ईश्वर करे सब कुछ ठीक रहे। लेकिन पंडित जी आप क्या कह रहे हैं? आप क्या अपील कर रहे हैं? आप क्या सावधानी बरतने के लिए कह रहे हैं? सुनाइए जरा। पंडित मिश्रा से मेरे सहयोगी सूरज तिवारी ने बात की है और सीधे आपसे जुड़ी खबर है। ये भीड़ है, सावधान और चेतावनी करने वाली खबर है कि मैं आपको सावधान कर रहा हूं, आपकी चिंता कर रहा हूं। रोज कहता हूं आपकी जान इतनी सस्ती नहीं है, इसलिए सीधे सूरज तिवारी ने किससे बात की? पंडित प्रदीप मिश्रा से। सुनाइए जरा क्या कह रहे हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा की विदिशा में कथा चल रही है। हमारे साथ खुद पंडित प्रदीप मिश्रा जी मौजूद हैं। हाथरस में एक बड़ी घटना हुई है, उसके बाद आपने तय किया कि 4 दिन की कथा चलेगी, फिर आप कथा कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, कथा का क्रम 4 दिवस पर विराम दे दिया गया था और आज बहुत अच्छी व्यवस्था समिति ने, प्रशासन ने बहुत सुचारू रूप से करी, जिसके चलते हुए आज का कथा का कार्यक्रम बहुत सुंदर हुआ। तो भक्तों से क्या कहेंगे, क्योंकि ऐसी घटनाएं आगे सामने ना आए? एक तो सबसे यही कहना चाहूँगा कि इंसान को भगवान ना बनाए, भगवान को भगवान रहने दे। देवादिदेव महादेव को, मेरे नारायण को, मेरे राम को, कृष्ण को भगवान रहने दे। इंसान स्वयं भगवान ना बने। दूसरा, एक दूसरे को सहयोग की भावना रखें। जो हुआ है उसके अंतर्गत, अब जो हो गया उसको तो अपन नकार नहीं सकते, पर आने वाले समय को देखते हुए जहां भीड़ वाली जगह होती है, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड जगह होती है, उस जगह पर ना जाएं। ये हमारे साथ पंडित प्रदीप मिश्रा जी मौजूद थे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज़। कह देते भाई कि कम ही लोग आइए, बारिश है, कीचड़ है, पटरा लगाया गया है, लकड़ी के पतले पतले पटरे हैं, कह देते, बोल देते ना। क्या जरूरी है इतना, जब एक इतना बड़ा हादसा हो गया है। कैसे कैसे पंडित जी लोग हैं, कैसे कैसे मतलब कथावाचक हैं जिनको भीड़ और रेला और जनता का इस तरह से मेला ही ठीक लगता है। खैर, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। और अगली खबर मैं रोज कहता हूं आपसे कि मानसून आ गया है, बारिश होने लगी है, रोज भयंकर तस्वीरें आ रही हैं, रोज भयंकर तस्वीरें आ रही हैं। लगातार दिखा रहा हूं। क्यों दिखा रहा हूं? ताकि आप लोग सजग हो जाएं। अगर घूमने का प्लान कर रहे हैं तो अभी सजग हो जाइए और पहले ये वीडियो देख लीजिए। दिखाइए जरा वीडियो। पहाड़ पर भयंकर तबाही मची हुई है। लगातार बारिश के बाद उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पहाड़ ही टूटकर गिर गया। बताइए, कोई उस रास्ते से गुजर रहा होता तो क्या होता?
इसलिए कहता हूं कि रोज दिखाऊंगा बारिश बाढ़ से होने वाली तबाही की खबर। आप सावधान हो जाइए। उत्तराखंड पर्यटन के चक्कर में बहुत लोग जाते हैं। बहुत ही डरावनी तस्वीर है। धारचूला में तवा घाट सड़क पर ये पहाड़ का हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। देखते जाइए, स्क्रीन पर लगातार चला रहा हूं। इतना बड़ा पहाड़ टूटकर अगर सड़क पर गिरेगा और गाड़ी गुजर रही होगी तो क्या होगा? किसका नुकसान होगा? आपका नुकसान होगा। इसलिए खबर दिखा रहा हूं। आपका चैनल है विस्तार न्यूज। मोबाइल का जमाना है। दूर से खड़े होकर लोग देख रहे थे, चिल्लाने लगे और तुरंत वीडियो बना लिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, खूब वायरल हो रहा है। ये तो बात हुई पहाड़ की। अब आपको मैदानी इलाकों का हाल भी दिखा देते हैं कि आखिर में मैदानी इलाकों में क्या स्थिति है। देश के मानचित्र पर उत्तरी पूर्व में बसा राज्य बिहार, जो हमेशा लाइमलाइट में बना रहता है। शायद ही ऐसा कोई दिन हो जिस दिन बिहार सुर्खियों में ना रहे। कभी रेल के इंजन चोरी होने की वजह से, कभी मोबाइल का टावर चोरी होने की वजह से, और जब कुछ नहीं होता तो नीतीश बाबू ही पाला बदल लेते हैं। खैर, इस बार मुद्दा बहुत अलग है, और अलग इतना है कि हमें आपके शो सीधे मुद्दे की बात में बात करनी पड़ रही है। आप पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए कि आखिर मैं क्यों बिहार की बात कर रहा हूं। 8 से 9 बजे के बीच आगे की बात रिपोर्ट दिखाने के बाद करूंगा। देख लिया आपने, अब जान लिए होंगे कि क्यों दिखा रहा हूं, खबर क्या है, क्यों आपको ये वीडियो दिखा रहा हूं। सब कुछ बता देता हूं विस्तार से। चलिए, बिहार में 24 घंटे में 6 पुल गिर गए हैं। 24 घंटे में 6 पुल गिर गए हैं। अभी तो बारिश शुरू हुई है और अभी नेपाल की तरफ से पानी आएगा तो सोचिए क्या होगा। क्या होगा? गांव का गांव डूब जाता है। ऐसा पुल बना रही है सरकार की पहली बारिश में ये पुल गिर जा रहे हैं। पहली बारिश ये नहीं झेल पा रहे हैं। और देख ही रहे हैं आप हाल, कैसे ढहे जा रहे हैं बड़े बड़े पुल। देखिए कैसे एक एक करके सभी पुल पानी में समा गए। ये वीडियो जब बिहार से बाहर सोशल मीडिया में तैरते हैं ना, तो लोग खूब गरियाते हैं, हंसते हैं, मीम्स बनाते हैं। एक बार को सोच के देखिए बिहार की जनता को, वहाँ के एक आम नागरिक को कैसा लगता होगा जब बाहर के लोग ऐसी खबरों पर हंसते हैं। इन आंकड़ों को देखिए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 17 दिन में 11 पुल कैसे पानी में बह गए। 17 दिन में 11 पुल बह गए, बड़े बड़े पुल बह गए। 18 जून को अररिया के सिकटी में बकरा नदी पर बना पुल गिर गया। 22 जून को सिवान के महाराजगंज में गंडक नहर पर बना पुल अचानक टूट गया। 23 जून को मोतिहारी में बन रहा पुल, वो भी जिसमें ढलाई चल रही थी, वो भी गिर गया। 27 जून, आगे बढ़ते हैं, 27 जून को किशनगंज के बहादुरगंज प्रखंड में मरिया नदी पर बना पुल धंस गया। 28 जून को मधुबनी में एक निर्माणाधीन पुल था, उसका पूरा हिस्सा गिर गया। 3 जुलाई को सीवान में छोटे बड़े 3 पुल गिर गए और 3 जुलाई को ही सारण में 2 छोटे पुल गिरे। समझ गए आप? 11 दिन में 17, ये पूरा आंकड़ा बता रहा हूं आपको। और अब आज यानी 4 जुलाई को फिर से सारण के बनियापुर प्रखंड में ही गंडकी नदी पर बना पुल गिर गया। इतने पुल गिर रहे हैं कि सुशासन बाबू की सरकार में आप भी तो परेशान होंगे ही, लेकिन क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? सुशासन बाबू, आप क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? अधिकारियों को थोड़ा टाइट करिए ना। जनता आपकी व्यवस्था पर फाइट कर रही है। आखिर ऐसी घटनाओं का जिम्मेदार कौन है? क्यों बार बार बिहार से ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं? जिस प्रदेश के सबसे ज़्यादा मेहनती मजदूर पूरे देश को मजबूत बनाते हैं, उसी प्रदेश में सिस्टम की ऐसी लापरवाही कब खत्म होगी? दिखाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। नीतीश बाबू, क्या ऐसी घटनाओं के आधार पर बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिला पाएंगे आप? पुल गिर रहे हैं, लेकिन शुक्र है किसी की जान नहीं गई। इन 11 पुल के ढहने में कब जागेगी सरकार? जब पुल के साथ कोई जनहानि हो जाएगी, तब आपका सिस्टम कार्रवाई करेगा नीतीश कुमार जी। रोज कहता हूं,
ये पैसा आपका और हमारा बह रहा है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश का क्या हाल है, मध्य प्रदेश का क्या हाल है ये आपको दिखा देता हूं। मध्य प्रदेश में भी बारिश के साथ कई लोगों की पोल खुलने लगी है। एक तस्वीर आई है दतिया से, दिखा दीजिए भाई। बच्चे झोला भरकर स्कूल गए थे कि पढ़ाई करेंगे। कई बच्चों को माँ बाप पीट कर भेजे होंगे कि चल भाई स्कूल, बहुत दिन हो गया छुट्टी छपाटी, चलो स्कूल। मन नहीं होगा स्कूल जाने का, लेकिन स्कूल गए तो आज क्लासरूम नहीं, स्विमिंग पूल मिल गया। फिर क्या, बच्चे हैं, मौज करने लगे, नहाने लगे, दोस्तों के साथ खेलने लगे। लेकिन ये तो बच्चे हैं, खेलते रहेंगे। उन जिम्मेदारों को ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए जो इन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। बच्चों का ये हाल देखकर स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स भी परेशान हैं और शिकायत कर करके थक गई हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। क्या कह रही हैं टीचर, सुन लीजिए। पहली बारिश में ये हाल है। पिछले साल तो सांप भी अंदर आ गए थे पीछे से पानी के साथ बहते हुए। अब ना बच्चों की छुट्टी कर सकते हैं, ना बच्चों को बैठा सकते हैं, क्या करें। 2 घंटे से बरसात हो रही है, बच्चे पानी में डूबे, बच्चों के बस्तों में पानी भर गया है, चप्पल बच्चों की बह गई है, मतलब कीड़े तैर रहे हैं, बच्चे अंदर क्लास में रो रहे हैं। किस कदर बच्चों को बाहर निकाला जाए। DRC को कई बार लिख के दिया है, शासन को कई बार बताया गया, लेकिन कैसे बच्चों को यहाँ पे कैसे पढ़ाया जाए बच्चों को। टीचर के अंदर गुस्सा है, स्कूल में सांप आ जा रहा है, पूरा पानी भरा है, बार बार लिख कर दे रही हैं, लेकिन प्रशासन सुन ही नहीं रहा है। अगर प्रशासन को नहीं पता है और सोच रहे हैं तो पता भी बता देते हैं। चलिए आज मैं इस कहानी को दिखा रहा हूं, जाइए और एक्शन लीजिए। ये वीडियो दतिया के वार्ड क्रमांक 2 में भदौरिया की खिड़की का है। ये सरकारी स्कूल, और ध्यान से देखिए इस स्कूल के बोर्ड में कब बना ये भी लिखा है। साल 1998 में बना है ये स्कूल, और आज भी यहाँ बारिश हो तो स्कूल का क्या हाल हो जाता है देख लीजिए। सब कुछ बता रहा हूँ, जिम्मेदार अफसर अगर देख रहे हैं तो देख लीजिएगा। मानसून की पहली एक स्कूल जाने का रास्ता है जो बगल में पानी दिख रहा है। मानसून की पहली बारिश में स्कूल जाने वाली सड़क भी कैसे लबालब भरी हुई देख लीजिए। इसी रास्ते से बच्चे जाते हैं, सड़क दरिया बन गई है, खुद वीडियो में देख लीजिए। बच्चों का सवाल है, सांप आ जा रहे हैं, इस बार सुन लीजिए, जो टीचर्स लिख कर दे रहे हैं उस पर कार्रवाई कर लीजिए। अगली बारिश में ये हाल ना हो, कुछ इंतजाम दुरुस्त कर दीजिए भाई। अब मध्य प्रदेश में बारिश से हुई बदहाली की एक और तस्वीर दिखाता हूं। उमरिया से आया है ये वीडियो, देखिए कैसे पहली बारिश में ही स्कूल की छत ढह गई। आगे बताऊंगा तो आपकी रूह कांप जाएगी कि यहां बच्चे बैठकर क्या करते थे। उमरिया के कुमुर्दू गांव में यह प्राथमिक स्कूल साल 2006 में बना था, और आज क्या हाल है आपके सामने ही है, देख लीजिए। इसमें शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सुन लीजिए स्कूल गिरने के बाद कैसे दहशत का माहौल है, सुनाइए भाई। सहायिका लोग बताई, वो बोली कि हम सामान अमान निकाल के रख लिए हैं, लेकिन माने बिल्डिंग गिर चुकी है। अब जहां हमारी विद्यालय लग रही है वहां भी ये विद्यालय जर्जर स्थिति में है, और बच्चे अब आज की स्ट्रेंथ ही कम आई है, बहुत कम बच्चे आए हैं, क्योंकि गार्जियन अब बोल रहे हैं कि हम अपने बच्चों को अब विद्यालय नहीं भेजेंगे। मेरे बच्चे इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, 2 बच्चे हैं। वो संडे के दिन छत गिरा, अगर स्कूल वर्तमान में स्कूल टाइम लगा स्कूल होता तो छत बच्चों को कुछ भी क्षति आ सकता रहा था। मेरे नाम से 181 में कंप्लेन भी है, सितंबर माह से भी आचार संहिता न लगने के पहले। अभी तक ध्यान पूर्वक नहीं दिया जा रहा था। नहीं भेजे ना सर हमको। क्या करते थे, अब बनाते थे किसी हालत से पे, अब क्या करे। अब डर लगने लगा, जब तक वो स्कूल नहीं गिरा था तो बनाते थे, अब गिर गया है वो छत गिरा है। हाँ, वहाँ पर बच्चे बैठते थे क्या? अरे खाना खाने के लिए बैठते थे। गनीमत है रविवार था, हादसे के वक्त स्कूल की छुट्टी थी, नहीं तो बच्चे इसी टूटे हुए कमरे में खाना खाते थे। इसीलिए मैं आपको खबर की शुरुआत में बता रहा था कि यहाँ क्या करते थे बच्चे, खाना खाते थे एक साथ बैठकर। अभी भी बच्चे जिस क्लास में पढ़ रहे हैं ना, वहाँ भी दरार है, टीचर्स परेशान हैं, अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं भेजेंगे, कुछ हो जाएगा तो मुआवजा दे देंगे, कुछ और क्या ही करेंगे। इस मामले पर प्रशासन क्या कह रहा है, प्रशासन जिम्मेदार जो है वो क्या कह रहे हैं, ये भी सुनाइए। ये बिल्डिंग बहुत पुरानी थी और ये जर्जर अवस्था में थी, इसमें कोई स्कूल संचालित नहीं है।
उसी कैंपस में स्कूल की नई बिल्डिंग बनी है, उसमें स्कूल संचालित है। ये जो छत गिरी है ये हमारी पूर्व से ही खतरनाक बिल्डिंग हो सकते। ऐसी जिले में 96 बिल्डिंग्स हैं जिनमें कोई स्कूल संचालित नहीं हो रहा है और उनको हमने पंचायत के सरपंचों को लिख के दे दिया गया कि ऐसी बिल्डिंगों को तुरंत डिसमेंटल करें। एसी कैमरे में बैठकर सरपंचों को निर्देश देना कलेक्टर साहब बहुत आसान होता है, लेकिन आदेश देने भर से सब कुछ सुधर जाता ना तो रोज आपके स्टेनो और बाबू आदेश पर आदेश ही देते हैं। आदेश से नहीं होता है, जमीनी हकीकत देखना पड़ता है और बारिश से पहले इस तरह के स्कूलों को दुरुस्त कराना पड़ता है। इसलिए कहता हूं, आपका अपना चैनल है विस्तार न्यूज, आपकी परवाह करता है, आपके बच्चों के जान की परवाह करता है और सीधे मुद्दे की बात में रोज सीधे जिम्मेदार से सवाल पूछता हूं। ये जो स्कूलों का हाल है ना, सरकार बहुत पैसा देती है, लेकिन जिनके पास ग्राउंड पर पहुंचाने की जिम्मेदारी है उनके भ्रष्टाचार की वजह से ये स्कूल बदहाली की मार झेल रहे हैं और आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजने से डरते हैं। भ्रष्टाचार ये सिस्टम में बैठे लोग करते हैं और पैसा हमारा आपका बर्बाद होता है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेता हूं। 2 वीडियो देखकर परेशान हूं, वजह जो भी हो। आप कौन होते हैं किसी को तालिबानी सजा देने वाले, और इसलिए परेशान हूं। देख लीजिए तस्वीर, देख लीजिए। मंदसौर और माफ कीजिएगा, राजगढ़ की तस्वीर है। खौफनाक तस्वीर है, खौफनाक तस्वीर है। कानून को हाथ में लेके इतना बेरहमी से कोई किसी को मारता है क्या? बताइए आप कौन होते हैं? एक एक करके दोनों घटना बता देता हूं। यह वीडियो राजगढ़ का है। यहां इन दोनों की बस इसलिए पिटाई हो रही है क्योंकि इन पर चोरी का शक था, चोरी का शक था, बस इसलिए पीट रहे हैं। मतलब चोरी के शक पर आप इस तरह से मारेंगे। राजगढ़ में ब्यावरा के पास राहुल वर्मा और अभिषेक राजपूत की गांव वालों ने इतनी पिटाई की कि एक का हाथ और दूसरे का पैर तोड़ दिया। बताइए ये कौन लोग हैं? हद होती है। इन लोगों को शक था कि इन दोनों ने मोटर पंप चोरी किया है। इतना पीट दिया कि दोनों अधमरे हो गए। जहां थाना पुलिस करना चाहिए था वहां पूरा गांव खुद जज भी बन गया और पुलिस भी। सुन लीजिए एसडीओपी क्या कह रही हैं। गांव वालों को लगा कि वो मोटर चोरी कुछ कर रहे हैं, कुछ गलतफहमी हो गई या फिर जो भी शक रहा उन लोगों को, उस आधार पे कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा 10-15 लोगों के द्वारा उन लड़कों की पिटाई कर दी गई है। कुछ हाथ पैर में और अलग अलग जगह उनको चोट आई हैं। इसमें जो BNS की जो धाराएं हैं उसके अंदर जो मारपीट की जो धाराएं हैं उनकी कायमी की गई है। अब दूसरी खबर की बात कर लेता हूं। मंदसौर से आई है। यहां इस युवक को सिर्फ इसलिए पीटा जा रहा है क्योंकि इसने एक लड़की से प्यार किया और शादी कर लिया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मंदसौर में एक लड़के को लव मैरिज करना बहुत भारी पड़ गया। लव मैरिज से नाराज लड़की के परिजनों ने युवक को तालिबानी सजा दे डाली। दरअसल नीमच के राहुल और पूजा ने लव मैरिज कर तो ली, तो मंदसौर में गुस्साए परिजनों ने राहुल और उसके दोस्त को जमकर पीट दिया। युवती के मामा और परिजनों ने युवक को रीति रिवाज और रस्मों के साथ शादी कराने के बहाने मंदसौर बुलाया, जिसके बाद राहुल और उसके दोस्त को जमकर पीटा। वहीं पूरी घटना का वीडियो भी बनाया गया जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने हमको गिरफ्त से बुलाया, बोल रहे कि तुमको तुम्हारे साथ लड़की भेजना चाहते हैं और तुम भी आ जाओ साथ में, मतलब वरमाला डाल के भेजना चाहते हैं। और सब मेरे सारे मोबाइल खींच के, और मेरे को 15-20 जने थे, उसके मामा, उसका भाई और एक और कोई वहाँ पर कोई था पुलिस वाला सा, ऐसा बोल रहे थे RJ 35 का मतलब पुलिस वाला था वहाँ पर। उसके साथ वो सब गांव वालों ने, उसके दोनों मामा जी और उसके मामा जी लड़का और सारे ने कूटा मेरे को। मामले ने तुल पकड़ा तो मंदसौर की YD नगर थाना पुलिस सक्रिय हुई और पुलिस ने वीडियो के आधार पर 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। वहीं पिटाई से घायल युवक का इलाज जारी है। ये तो मध्य प्रदेश में हुई क्रूरता की तस्वीर आपको दिखाई। अब आपको छत्तीसगढ़ में हुई हैवानियत की खबर बताऊंगा। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कहानी कत्ल की है। 3 कत्ल की कहानी बताएंगे, 3 कत्ल की अलग अलग, सब कुछ बताऊंगा। ममता का कत्ल, प्यार का कत्ल और
पानी पर विवाद और फिर कत्ल की कहानी दर्दनाक है, खौफनाक है। कहानी सुनेंगे तो कहेंगे ऐसा भी कहीं होता है क्या? इतनी मामूली सी बात के लिए कोई किसी की जिंदगी खत्म कर सकता है क्या? क्या समाज में लड़कियों को जीने का अधिकार नहीं है? क्या पानी के लिए कोई किसी की जान तक ले सकता है? अगर आपकी पत्नी या गर्लफ्रेंड किसी से थोड़ी बात कर ले तो आप उसकी जान ले लेंगे? हो क्या रहा है भाई समाज में? तीन कहानी आपको बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा। जब भी मैं परेशान होता हूं, माँ को सबसे पहले पता चल जाता है। कहा जाता है कि इस दुनिया में निस्वार्थ प्रेम बस माँ ही कर सकती है, लेकिन एक माँ इतनी क्रूर हो सकती है, इतनी क्रूर हो सकती है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आज इस पूरी स्टोरी को देखिएगा, इस पूरी कहानी को देखिएगा। कोई कैसे अपने दुधमुहे बच्चे, आप समझ रहे हैं मैं क्या बताने वाला हूं आपको? लेकिन कोई कहे कि मां ने अपनी 24 दिन की बेटी को कुएं में फेंक कर मार डाला, मैं यकीन नहीं कर सकता। लेकिन जब बिलासपुर के हमारे सहयोगी आशीष दुबे ने यह खबर भेजी तो मैं हैरान हो गया और दिल यकीन करने को तैयार ही नहीं हो रहा था। मुझे लगता है आपको भी यकीन नहीं हो रहा होगा, तो दिखा दीजिए ममता का कैसे कत्ल हुआ है। सब कुछ बता देता हूं। दिल को झकझोर देने वाली घटना है। ममता का गला घोटने वाली महिला की तस्वीर देख लीजिए। हसीना गोयल नाम है इस महिला का, हसीना गोयल नाम है। इस महिला ने 2 जुलाई को अपनी बेटी को कुएं में फेंक दिया था। महिला की तस्वीर दिखाइए महिला की तस्वीर। बच्ची का उम्र पता है कितनी थी? 24 दिन, मात्र 24 दिन की थी। सोचिए मासूम जान पर क्या बीती होगी। बच्ची रोई होगी, चीख रही होगी, चिल्ला रही होगी, लेकिन मां आई और चुपचाप कुएं में फेंक कर चली गई। बच्ची की हत्या करने वाले इस परिवार ने मासूम को मारकर ड्रामा भी बहुत किया कि बच्ची घर से गायब हो गई। परिवार ने पुलिस को गुमराह किया, झूठ बोला। बच्ची की तस्वीर पूरे छत्तीसगढ़ में वायरल होने लगी थी और लोग भी पूछने लगे थे कि कोई 24 दिन की बच्ची का अपहरण करके क्यों कुएं में फेंक देगा। जब पूरी तहकीकात शुरू हुई तब कहानी सामने आई कि किसी और ने नहीं, बच्ची जिसकी कोख में 24 दिन पहले तक सुरक्षित थी, सुकून से सांस ले रही थी, उसी मां ने बाहर आने पर मार डाला। वजह जानेंगे आप तो चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, शर्म आएगी। इस मां पर शर्म आएगी। वजह बताऊंगा अभी आपको। मार डाला उस मां ने, फेंक दिया कुएं में। और वजह क्या बताई पता है आपको? सुन लीजिए। तीसरी बार बेटी पैदा हो गई इसलिए मार दिया। बेटी का क्या दोष था? उसका क्या कसूर था? तीसरी बार बेटी पैदा हो गई तो मार दिया। समाज धिक्कार रहा था इसलिए मार दिया, कह रही है। अरे धिक्कार रहा था तो समाज से लड़ती, लेकिन मासूम की क्या गलती थी कि उसकी जान ही ले ली। समाज तो अब भी धिक्कारेगा और मेरी खबर दिखाने के बाद बार बार कहेगा कि मां के रिश्ते का कत्ल किया है, मार डाला है इस रिश्ते को। बार बार सवाल पूछेगा, कैसे कोई ममता का कत्ल कर सकता है? सुनिए पुलिस क्या कह रही है तहकीकात के बाद, सुनाइए पुलिस को। बाद में उसने कबूल किया कि हाँ, लड़के की चाह में और सम्मान कम होने में समाज में उसका सम्मान कम हो जाएगा, क्योंकि उसकी लड़कियां ही लड़कियां हैं। इस कारण से ऐसी घटना उसके द्वारा कर दी गई और इसमें पुलिस के द्वारा पूछताछ करके इसमें कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर के एसपी रजनेश सिंह बता रहे हैं जो मैं बता रहा हूं। बताइए, मजबूरी ने एक बच्ची की जान ले ली। धिक्कार है समाज के उन लोगों पर जो हमेशा बेटे की लालसा रखते हैं। बेटी लक्ष्मी है, लक्ष्मी। जिस देश की राष्ट्रपति एक बेटी है, जिस देश में महिलाएं आसमान की सैर कर रही हैं, वहां आज भी बेटी पैदा हो गई इसलिए मार डाला। धिक्कार है समाज के ऐसे लोगों पर, धिक्कार है। शर्म आनी चाहिए। ममता का कत्ल आपने देख लिया, अब आपको मैं प्रेम का कत्ल दिखाता हूं। अगर आपकी पत्नी या गर्लफ्रेंड किसी से बात कर लेगी तो आप मार डालेंगे? इतनी संकीर्ण मानसिकता, शक में मार डालेंगे। ऐसा ही हुआ है कोरबा में। ये पूरी कहानी भी आप जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि क्या किसी की जान इतनी सस्ती है। और मैं बार बार कहता हूं, हर दिन कहता हूं, नहीं, समाज में अगर कुछ गलत हो रहा है उसको दिखाकर समाज के ऐसे लोगों को सुधारने की जिम्मेदारी भी चौथे स्तंभ की है। विस्तार न्यूज ने ये बीड़ा उठाया है।
अगर आपको ठीक ना लगे तो आप रोक टोक सकते होंगे, समझाते होंगे, लेकिन जिससे आप इतना प्यार करते हैं, जो सिर्फ किसी से बात कर ले तो आप विचलित हो जाते हैं। उसके साथ कोई इतनी क्रूरता कर सकता है क्या कि फावड़े से काटकर मार डाले, वो भी सिर्फ शक के आधार पर? बताइए, ऐसा होता है? लेकिन कोरबा में ऐसी एक घटना हुई है। तस्वीर देख लीजिए, महिला का शव जमीन पर पड़ा हुआ है, मर गई है। कोरबा में पति ने अपनी पत्नी को केवल इसलिए मार डाला क्योंकि वो किसी लड़के से बात कर रही थी। सुनकर हैरान हो जाता हूं। 7 फेरे लेकर 7 जन्म के वादे करके पत्नी बनाकर लाया और सिर्फ शक के आधार पर हत्या कर दी, मार डाला। देख लीजिए, इस दरिंदे पति को, बसंत कुमार पोया नाम है इस दरिंदे का, फावड़े से मारकर पत्नी की हत्या कर दी और घर से फरार हो गया। हालांकि जब पुलिस ने जंगल से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया तो सुनिए इस मामले पर एडिशनल एसपी क्या कह रहे हैं। सुनाइए जरा पुलिस की बात। एक 6 वर्ष की बच्ची भी है। आरोपी जब बकरी चरा करके आया है और वहां पर देखा कि वहां संयुक्त परिवार है, 2 लोग और बैठे हुए थे। इसी शंका पर उसके द्वारा पत्नी के साथ विवाद हुआ और फलस्वरूप फावड़े से मारकर हत्या कर दी गई। समाज में अगर ऐसे लोग हैं तो उन्हें सावधान करना जरूरी है। समाज में ऐसे दरिंदे हैं तो उन्हें दिखाना जरूरी है ताकि ये बेशर्म लोग सुधरे। ये खबर टीआरपी के लिए नहीं दिखा रहा हूं। मैं बार बार कहता हूं, मुझे टीआरपी नहीं चाहिए, आपकी फिक्र करता हूं। किसी की जान इतनी सस्ती नहीं है, यह एहसास करवाता हूं। छत्तीसगढ़ में दरिंदगी की तीसरी खबर भी बता देता हूं, यह भी अपराध से जुड़ी है। सुन लीजिए। तीसरी कहानी बताने से पहले थोड़ा पानी पी लेता हूं क्योंकि गला सूख रहा है। गला सूख रहा है इसलिए पानी पी रहा हूं। तो बात जब पानी की हो रही है तो कहानी भी पानी की ही बताऊंगा। कैसे पानी खूनी लड़ाई में बदल गई, क्यों, कैसे, सब कुछ आपको बता देता हूं, विस्तार से दिखा देता हूं कि आखिर पानी की वजह से कोई किसी को कैसे मार सकता है। शक्ति जिले के सिरियागढ़ गांव की घटना है। 2 महिलाएं कुएं पर पानी भरने गई थी। पानी भरने के दौरान 2 महिलाओं में झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि धक्का मुक्की हो गई और इस धक्का मुक्की में एक महिला की दीवार में टकरा गई और मौत हो गई। एक महिला दीवार में टकरा गई, 2 लोग लड़ रहे थे। सोचिए, मोहनमती तेंदुलकर पानी भरने गई थी, लेकिन पानी के बदले इन्हें गांव की ही एक महिला ने मौत दे दी, मर गई, जान चली गई। पुलिस को घटना की जानकारी मिली तो आरोपी महिला जयश्री भारद्वाज को गिरफ्तार किया गया। तो ये थी आज के ट्रिपल मर्डर की कहानी। आज ये खबर देखकर सोच रहे होंगे कि ज्ञानेंद्र तिवारी आप कुछ भी दिखाते हो, क्या जरूरत है इस खबर को बताने की। देश में, प्रदेश में बड़ी बड़ी खबरें हैं भैया, यही तो विस्तार न्यूज़ है। बड़ी खबरें दिखाएंगे ही, साथ में वैसी खबर भी दिखाएंगे जो आपसे जुड़ी रहती है, आपकी गतिविधियों से जुड़ी रहती है, ताकि अगर आपके साथ, आपके आसपास कोई ऐसी घटना हो रही है, गतिविधि चल रही है, तो आप सावधान हो जाएं। अगली खबर बताएंगे, जनता से जुड़ी खबर है। और अगर कोई मुख्यमंत्री अपने घर बुलाकर ये पूछ रहा हो कि बताइए आप कैसे हैं, बताइए आपकी समस्या क्या है, बताइए आप मुझसे क्या ठीक करवाना चाहते हैं और बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, ये खबर बहुत बड़ी है। मैं पिछली बार भी ये बताया था कि जनदर्शन सामान्य खबर नहीं है। किसी गांव में अगर एक टीआई एसपी कलेक्टर पहुंच जाते हैं तो गांव के नेता कई बार कहते हैं मुझे ही वोट देना, मुझे ही वोट देना, देखो मैंने कितने बड़े साहब से मिलवा दिया है। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी हो ये रहा है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास आज एक बार फिर जनता अपनी फरियाद लेकर पहुंची है। अलग अलग समस्याएं, भीड़ उमड़ रही है। एक उम्मीद है कि मुख्यमंत्री बुला रहे हैं। कहां बुला रहे हैं? सीएम हाउस में फिर आज अलग अलग जिले से आए लोगों का जमावड़ा लगा। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लोगों की समस्याएं सुन रहे थे और उनकी परेशानियों के निदान के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे थे। अच्छी बात है, मुख्यमंत्री के पास अगर कोई आवेदन पहुंच रहा हो और मुख्यमंत्री सीधे ये कह दे रहे हो इसको ठीक कर दीजिए, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मुख्यमंत्री से ऊपर कौन है? सीएम के जनदर्शन में सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की थी, सबसे ज्यादा महिलाएं पहुंच रही हैं। सिर्फ समस्या ही नहीं सुनी, आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्रम वीरों के मेधावी बच्चों को 2-2 लाख रुपए के चेक भी बांटे। मुख्यमंत्री ने नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत 13 बच्चों को चेक वितरित किए हैं, पैसा दिया। इस राशि में 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि और स्कूटी खरीदने 1 लाख रुपए की राशि शामिल है।
योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड श्रमिकों के बच्चे जो कक्षा 10वीं और 12वीं में शिक्षा सत्र 2023-24 में टॉप 10 सूची में रहे हैं, उन्हें इस योजना का लाभ दिया गया है। इस योजना के तहत सम्मानित एक छात्रा से बातचीत की हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी ने। सुनिए क्या कह रही है छात्रा। मुख्यमंत्री ने अपने जनदर्शन में मेधावी छात्रों का भी सम्मान किया है और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो छात्र हैं और उनके पिता है, उनके हाथ में ये 2 लाख रुपए का चेक है। मुख्यमंत्री ने आज जनदर्शन के दौरान जो है ये चेक उन्हें थमाया है। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम डेनिसा प्रधान है। मैं महासमुंद जिले से तहसील सरायपाली ग्राम कसलवा से हूँ। कितना परसेंट आए थे आपके? मेरा 10th में 97.33% आया है और 9th रैंक। आज 2 लाख रुपए मिले, क्या क्या करोगे अब? मैं इसके आगे की पढ़ाई में इस्तेमाल करूँगी। आज मुख्यमंत्री ने बेटी को सम्मानित किया, बहुत खुश होंगे आप, गदगद होंगे? बहुत खुश है हम लोग। तो आज इजाजत दीजिए, आज सिर्फ इतना ही